हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में दिया है अपने को, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ एक्सेप्टर लेवल 557 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं। 57 milli electron volt above the valence band. What is the maximum wavelength of light required to create a hole? Okay, तो होल तब क्रिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में जाएगा, और उसके लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो गैप के बराबर होती है, और वो हमें यहाँ पे दी हुई है 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। एंड एनर्जी का फॉर्मूला होता है Sc/λ। सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय ये एनर्जी की वैल्यू। ओके, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। मीटर में आंसर आएगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलिकॉन स्पेसिमेन इज मेड इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग ऑन एन एवरेज 1 इंडियम एटम पर 5 into 10⁻⁷ silicon atoms. If the number density of atoms in silicon specimen is 5 into 10⁻28 atoms per meter cube, find the number of acceptor atoms in silicon per cubic centimeter. ओके, सो इंडियम से डोपिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, यानी एक्सेप्टर इसमें चार्ज कैरियर्स होंगे और यानी होल्स बेसिकली क्रिएट होंगे। और इसके लिए हमें बोला हुआ है कि इंडियम के पर सिलिकॉन एटम्स, एक इंडियम एक होल को क्रिएट करेगा, एक इंडियम से एक होल क्रिएट होगा। और 5 into 10⁻⁷ सिलिकॉन के लिए एक इंडियम एटम है, यानी 5 into 10⁻⁷ के लिए एक होल है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं 5 into 10⁻28, 5 into 10⁻28 टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं पर मीटर क्यूब। लेकिन हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 10⁻⁻6 का। ओके, 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 5 into 10⁻22। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास, और 5 into 10⁻⁷ एटम्स वन होल क्रिएट करते हैं। सो द नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स यानी एक्सेप्टर एटम्स इज इक्वल्स टू 5 into 10⁻22 डिवाइड बाय 5 into 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा 10⁻15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर सिलिकॉन एट 300 Kelvin हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन विच इज़ दिस मच। डोपिंग बाय इंडियम NH इंक्रीजेज टू दिस मच, तो NE की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो बिफोर डोपिंग NE और NH की वैल्यू इक्वल होती है, और ये वैल्यू NI के बराबर होती है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर डेंसिटी या कंसंट्रेशन, एंड दैट इज़ 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब। और डोपिंग के बाद यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है, यानी इसमें होल्स इंक्रीज हो गए 3 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। NI और NH का रिलेशन होता है NI स्क्वायर इक्वल्स टू NE इंटू NH, तो NE इक्वल्स टू हो जाएगा NI स्क्वायर डिवाइड बाय NH, तो NI स्क्वायर हो जाएगा 1.5 into 10⁻16 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय NH विच इज़ 3 into 10⁻22। यहाँ से इसे सॉल्व करना है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाएगी पर मीटर क्यूब। आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, what will be conductance of pure silicon crystal at 300 Kelvin temperature if electron hole pairs per centimeter cube is this much at this temperature, and mu E और mu H अपने को दिया हुआ है। mu E और mu H क्या होता है? mu E और mu H हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये मोबिलिटी होती है।
तो हमें इलेक्ट्रॉन की और होल की मोबिलिटी दी हुई है। ओके, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अब वो देखना है। अगर मोबिलिटी का फॉर्मूला याद नहीं है तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला याद होगा आपको। और म्यू का फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन ई, ये याद होगा। तो यहाँ से हम म्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो हमें क्वांटिटीज़ दी हैं उनके टर्म्स में। तो वी डी की जगह यहाँ पे म्यू लगा दो, एन ई ए, वी डी की जगह आएगा म्यू ई, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई। ओके, और कंडक्टेंस होता है वन अपॉन आर, वन अपॉन आर को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये हो गया वी सिग्मा, सिग्मा मीन्स कंडक्टेंस। वैसे सिग्मा कंडक्टिविटी होता है लेकिन यहाँ पे मैंने सिग्मा कंडक्टेंस ले लिया सब। ओके वेट, ये कंडक्टिविटी पूछा हुआ हमसे, ये कंडक्टेंस नहीं है, कंडक्टिविटी हमें निकालना है यहाँ से। तो कंडक्टिविटी होता है सॉरी कंडक्टिविटी होता है सिग्मा इक्वल्स टू वन अपॉन रो, रो है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर ए। ओके, तो यहाँ से अगर आर निकालें तो हमारे पास आएगा एल अपॉन सिग्मा ए, ये वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हो गया वन अपॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एल, सिग्मा ए वी अपॉन एल इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई। और वी अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वी अपॉन एल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, सिग्मा इक्वल्स टू आ गया एन ई म्यू। ओके, तो ये सिग्मा का फॉर्मूला होता है मोबिलिटी के टर्म्स में। अब हमारे पास दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो दोनों का जो मोबिलिटी है, दोनों की वजह से कंडक्शन होगा, दोनों की वजह से करंट फ्लो होगी। तो इन दोनों की कंडक्टेंस को हम ऐड कर देंगे या कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे, तो नेट कंडक्टिविटी आएगी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होगा एन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे एन होल, होल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है तो ई आएगा, और म्यू एच। ओके, सिलिकॉन क्रिस्टल, और हमें प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल दिया हुआ है, यानी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई और एन एच दोनों इक्वल होते हैं। तो एन ई और एन एच दोनों इक्वल हैं, तो इनको कॉमन ले लेते हैं। मैं दोनों को एन ई लिख देता हूँ, सपोज ई भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा म्यू ई प्लस म्यू एच। ओके, बाय द वे इस फॉर्मूले को याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, शायद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया होगा, अगर नहीं किया तो फॉर्मूले की जो डायरी बनाई है वहाँ पे ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना साथ में। ओके, तो एन ई कितना दिया हुआ है अपने को, एन ई हमें ये दिया हुआ है 1.072 इंटू 10⁻10, लेकिन ये पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 का मल्टीप्लाई होगा, यानी एन ई की वैल्यू आ जाएगी 1.072 इंटू 10⁻16, 1.072 इंटू 10⁻16। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, और म्यू ई और म्यू एच की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 10⁻4 का मल्टीप्लाई होगा, और 10⁻4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻4 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1350480, 1350480 प्लस 480। इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, ये हमें आंसर मिल जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ से 1350480 को ऐड करना है, और बाकी ये पावर्स वगैरह को कैलसी से सॉल्व कर लेना। चेक करो यहाँ पे क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट exists across a PN junction. If the depletion region is this much wide, what is the intensity of electric field? Okay, electric field का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन द सेपरेशन डिस्टेंस। वोल्टेज हमें दिया है 0.5 और सेपरेशन दिया है 5 इंटू 10⁻7, यानी ये हो गया 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, आंसर। Okay, next, an electron with a speed this much approaches the PN junction from the N side. With what speed will it enter the P side? Okay, ठीक है,
तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी इनपुट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस द वर्क डन। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू टू द पावर -31 kg इंटू वी स्क्वायर। वी हमें दिया है 5 इंटू 10⁵, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। दिस मच फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड आउट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। ओके, चलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वहाँ से फाइनल स्पीड भी आ जाएगी प्लस वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होगा चार्ज इंटू वोल्टेज। तो चार्ज है ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ से के एफ इक्वल्स टू हो गया 9.1 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻21 माइनस 0.8 इंटू 10⁻19। ओके, ये के एफ हो गया। के एफ का फॉर्मूला 1/2 मास इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी फाइनल स्क्वायर। ओके, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम दोबारा लगा देंगे और वहाँ से फिर वी एफ निकाल देंगे। तो ये फाइनल स्पीड का आंसर आ जाएगा। यहाँ से आगे इसे कैलकुलेट कर लो, मीटर पर सेकेंड में ये वी एफ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज a diode connected to an external resistance and an EMF assuming that the barrier potential developed is 0.5 volt, obtain the current in the circuit in milliampere। ओके, तो डायोड का पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, करंट निकालनी है। तो सिंपली करंट होगा, यहाँ फॉरवर्ड वाइज होगा तो करंट फ्लो होगी और ये पोटेंशियल जो है ये डाउन करेगा नेट पोटेंशियल को। तो ये 4.5 माइनस 0.5 नेट पोटेंशियल हो जाएगा, डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस इज 100। सो आंसर आ गया 4/100 यानी, और मिली एम्पियर में निकालना है तो 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 40 मिली एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ करंट गिवन इन द सर्किट इज 0.1 एम्पियर, यहाँ पर करंट हमें दिया है 0.1 एम्पियर, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन। ओके, तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज आर रेजिस्टेंस है, वो हमें निकालनी है। और इस डायोड के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ तो इसका हम जो वोल्टेज है वो 0 अज्यूम करेंगे। और ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बाइज्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका 0 वोल्टेज होगा। तो करंट का फॉर्मूला होगा यहाँ पे नेट वोल्टेज विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस विच इज़ आर प्लस 30 + 10 यानी 40, और करंट हमें दिए 0.1। सो यहाँ से हो गया 50 इक्वल्स टू आर प्लस 40 यानी आर इक्वल्स टू 10 ओम। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है डायोड की वजह से दैट इज़ 10 ओम। ओके, यहाँ पे वोल्ट, अगर हमें डायोड के बारे में कुछ भी वोल्टेज वगैरह का जिक्र नहीं किया है तो उसका हम फॉरवर्ड वोल्टेज 0 अज्यूम करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड करंट इन द सर्किट। ये सर्किट अपने को दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चेक करो कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी इस साइड है तो ये साइड भी पॉजिटिव होगा, ये साइड पॉजिटिव होगा, ये साइड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें क्लियरली ये साइड पॉजिटिव है यानी ये साइड नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है, नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, यानी ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइज्ड है। और रिवर्स बाइज्ड में ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये वाली ब्रांच जो है वो हट जाएगी। तो और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 ओम, ये वाली रेजिस्टेंस है, 10 ओम ये वाली रेजिस्टेंस है, एंड 10 ओम, सारी रेजिस्टेंस 10 ओम की है। ओके, तो ये गायब होगी ब्रांच, तो सर्किट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस। और हाँ, ये वोल्टेज है 20 वोल्ट। सर्किट अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 20, ये 10, ये 10। तो करंट आएगी यहाँ पे नेट वोल्टेज 20 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस 10 + 10 यानी 20/20 1 एम्पियर। नेट करंट इज़ 1 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ये सर्किट दिया हुआ है, करंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही चीज़, यहाँ पे चेक करो कि कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है। यहाँ पे 2.7 ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ऊपर वाले सिलिकॉन वाले डायोड में पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है यानी ये फॉरवर्ड होगा, नीचे वाले में उल्टा है ये रिवर्स होगा, तो रिवर्स वाला हट जाएगा। सर्किट सिंपली बन जाएगा ये।
ओके। और फॉरवर्ड बाइस में जो डायोड होता है उसका जो वोल्टेज है उसको नेट वोल्टेज से रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज हो जाएगा 2.7 माइनस 0.7 यानी 2 वोल्ट। तो करंट हो जाएगी नेट वोल्टेज यानी 2 वोल्ट डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस विच इज़ 1000 यानी 2 मिली एम्पियर्स। 2 मिली एम्पियर इज़ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given circuit if pn junction is ideal then calculate current in the following circuit flowing circuit current flowing through the circuit। ओके ये यहाँ पे 1 वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज़ 3 वोल्ट। किसी भी सर्किट में अगर दो जगह पे अर्थिंग हो रही है तो उन दोनों अर्थिंग वाली वायर्स को हम समझने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, इनको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो ये सर्किट इस टाइप से बन सकता है, 1 वोल्ट 3 वोल्ट। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये रिवर्स है या फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे -1 वोल्ट है इस साइड से और इस साइड से +3 वोल्ट है, +3 वोल्ट। ओके, तो ऑब्वियसली +3 वोल्ट, 2 वोल्ट 3 - 2। ओके, यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज ड्रॉप कराएगी कुछ। ओके ठीक है, हाँ सॉरी, -3 वोल्ट इधर है, -3 वोल्ट। तो एन साइड की एन साइड वाली साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उस साइड में ज़्यादा नेगेटिव है। अगर एन साइड में ज़्यादा नेगेटिव है तो फॉरवर्ड वाइज होता है, तो ये फॉरवर्ड हो गया, यानी सर्किट सिंपली ये हो जाएगा आइडियल डायोड है इसलिए 1 वोल्ट 3 वोल्ट 200 ओम। अब यहाँ पे सिंपल KVL लगा दो ए पॉइंट से स्टार्ट करके, तो +1 और करंट 3 वोल्ट से निकलेगा I। ओके, करंट ये हो गया, हम इस साइड में घूम रहे हैं, तो +1 + 200 I और -3 = 0, यानी I = 2/200 यानी 10 मिली एम्पियर आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने KVL लगा दिया सिंपली। अदरवाइज ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो बैटरी का कनेक्शन बना हुआ है ये अपोज कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो आएगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। अगर पोलैरिटी डिफरेंट होती एक सेल की तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये इसका 10 मिली एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, यस, AIEEE 2007 का क्वेश्चन है ये इनपुट सिग्नल दिया हुआ है। क्वेश्चन इज सेइंग इफ in PN junction diode a square input signal of 10 volt is applied as shown then the output signal across RL will be। ओके, तो ये बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। पॉजिटिव हाफ के लिए ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, उस टाइम पे हमें करंट मिलेगी यानी आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डायोड रिवर्स हो जाएगा, तो ये ब्लॉक करेगा करंट को और हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी हमें सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो नेगेटिव आउटपुट को हटा देना है, सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट हमें मिलेगा, यानी आउटपुट विल बी लाइक दिस। 0 से +5 वोल्ट ये हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। ये जीनर डायोड है, जीनर डायोड का क्वेश्चन है। जीनर डायोड मैंने एग्जांपल्स में बताया था इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि जीनर डायोड वर्क करेगा नहीं करेगा। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इनपुट बैटरी जो जीनर डायोड पर वोल्टेज लगा हुआ है वो जीनर डायोड के वोल्टेज से ज़्यादा है कि नहीं, बस हमें इतना चेक करना है। तो यहाँ पे जीनर डायोड पे 18 वोल्ट वोल्टेज लगा हुआ है और जीनर डायोड का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो क्लियरली यहाँ पे इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है, 18 वोल्ट इज़ ग्रेटर देन 6 वोल्ट। इसका मतलब जीनर डायोड वर्क करेगा। अब अगर जीनर डायोड वर्क कर रहा है तो हमें करना क्या है, जीनर डायोड को हटा के एक रिवर्स बैटरी लगा देनी होती है। तो ये 18 वोल्ट यहाँ पर, ये यहाँ पर रिवर्स बैटरी लगेगी, यानी एन टाइप की साइड पे पॉजिटिव प्लेट लगेगी। तो ऊपर एन टाइप है तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव प्लेट आएगी, नीचे नेगेटिव प्लेट आएगी, और ये 1 किलो ओम। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हमें KVL लगा देना, आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट।
यहाँ पे करंट आई और यहाँ पे करंट है सपोज आई डैश, या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ पर तो आई निकालना है। तो इस लूप में हम इस टाइप से ये KVL लगा देते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले आएगा -18, फिर आएगा 500 आई और +6 इक्वल्स टू 0। एक लूप कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से 500 आई इक्वल्स टू 12, सो आई इज इक्वल्स टू 12/500, 12/500। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 24 मिली एम्पियर, ये इसका आंसर आ जाएगा। Question number 13. A photodetector is made from semiconductor with energy gap 0.75 electron volt. Calculate the maximum wavelength which it can detect. हमें एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ निकालनी है, Sc/λ फॉर्मूला लग जाएगा क्लियरली। सो लैम्डा इक्वल्स टू Sc/Eg। एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, Eg की वैल्यू 0.75, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, तो हमारे पास मीटर में आंसर आएगा 10⁻19। इसको आगे सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास मीटर में वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। अगर वो हमसे एंगस्ट्रॉम में पूछा हुआ है तो 10⁻10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एंगस्ट्रॉम में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे कुछ ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन इज अ ट्रांजिस्टर इज़ अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस, वाई। तो जो ट्रांजिस्टर का एक्शन, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को उनको समझा दूंगा, आप अपने वर्ड्स में इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेना। और जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कंसेप्ट समझाते समय, टॉपिक बताते समय, वो वहाँ पे लिखी हैं ऑलरेडी, आपने लिखी होंगी, तो वो वहाँ से चल जाएगा। बस उस कंसेप्ट का नाम लिख लेना आप, तो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है इसका आंसर। ओके, द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय चार्ज कैरियर्स। जैसे ट्रांजिस्टर जब हम बनाते हैं तो पूरे उसके सिस्टम में क्या होता है, एमिटर की करंट होती है, बेस की करंट होती है, कलेक्टर की करंट होती है, यानी सब कुछ चार्ज कैरियर्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर और होल्स पर। दिस इज़ वाई इट इज़ अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। सेकेंड पार्ट, इन अ ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस इज हाई एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये, आपको सर्किट याद होगा, सर्किट में मैंने बताया था कि दो जंक्शन बनते हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन होता है, एक बेस कलेक्टर जंक्शन होता है। एमिटर बेस जंक्शन की बैटरी स्मॉलर होती है, बेस कलेक्टर की बैटरी थोड़ी ज़्यादा लार्ज होती है। ये पूछा हुआ है कि हम रिवर्स बायस में हाई बैटरी क्यों लगाते हैं। सो जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, एमिटर से कलेक्टर पर जाते हैं बेस के थ्रू होके और जो रिवर्स बायस है उसको हम हाई इसलिए करते हैं ताकि वो लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द चार्ज कैरियर, वो जो चार्ज कैरियर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाए, ताकि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कलेक्टर के अंदर एंटर कर सकें। ठीक है, दीज मूविंग कैरियर्स इन द कलेक्टर कॉन्स्टिट्यूट कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर के अंदर सारे चार्ज कैरियर्स आएँ, हम ये चाहते हैं कि सारे चार्ज कैरियर्स बेस से पास होकर कलेक्टर में चले जाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि कलेक्टर उन्हें बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, और उसके लिए वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई जाती है। तो ये इसका रीज़न है। थर्ड, अ ट्रांजिस्टर इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। तो डायोड्स और ट्रांजिस्टर दोनों ही टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस हैं, और इनका ये सबसे मेन ड्रॉबैक होता है कि टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसा क्यों है ये बताना है इसमें। तो जो ट्रांजिस्टर है इसमें कंडक्शन होता है बाय मूवमेंट ऑफ करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, एंड जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिलीज़ होते हैं, और इससे करंट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, और करंट इंक्रीज़ होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जो है वो ट्रांजिस्टर को ब्रेक डाउन कर देती है। तो वहाँ पे अनवांटेड करंट और अनवांटेड हीट जनरेट होती है, इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव है। बेसिक रीज़न ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है अनकंट्रोल हो जाती है और हीट इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, फोर्थ, द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वाई। तो इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। लेकिन हमने सिर्फ कॉमन एमिटर पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉमन एमिटर सबसे कॉमन या सबसे पॉपुलर टाइप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका रीज़न ये है दैट
द करंट गेन एंड वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोस्ट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने नहीं बताया था तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट में द करंट गेन which is beta in case of common emitter and voltage gain AV is higher in case of common emitter। तो ये इसका रीज़न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वी प्रेफर ट्रांजिस्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स पहले हम यूज़ करते थे इस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम ट्रांजिस्टर और डायोड यूज़ करते हैं। लेकिन जब से ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ तब से हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ करना बंद कर दिया। तो उसके क्या रीज़न है? तो उसके बहुत बेसिक से दो रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के इन कंपेरिजन टू ट्रांजिस्टर और डायोड बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रांजिस्टर और डायोड्स के लिए। और दूसरा, वैक्यूम ट्यूब्स के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वहाँ पे सेल्स नॉर्मल वगैरह यूज़ होती हैं। ट्रांजिस्टर के लिए और डायोड्स के लिए एनर्जी बहुत कम यूज़ होती है, वो बहुत कम एनर्जी में काम करते हैं। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मैं फिफ्थ भी लिख देता हूँ, वैक्यूम ट्यूब्स आर मच लार्जर एंड uses much higher energy and voltage and power and so on. Okay, next question is why transistor cannot be used as rectifier. Okay, तो rectifier मैंने टॉपिक कराया था। rectifier क्या होता है? rectifier एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, मोर और लेस। तो हम जो प्लस माइनस के बीच में पल्सेटिंग सिग्नल होता है उसको, सारे सिग्नल को पॉजिटिव साइड में या सारे सिग्नल को नेगेटिव साइड में लेके आते हैं, यानी उनकी जो पल्स होती है उसको रोकते हैं, उसके फ्लक्चुएशन को रोकते हैं। तो उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं, यानी बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। और ये हमने देखा था कि रेक्टिफायर जो हमने DC से बनाया था, तो हम ट्रांजिस्टर से रेक्टिफायर क्यों नहीं बना सकते, ये हमें समझाना है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर से रेक्टिफायर बनाएंगे तो एमिटर बेस और बेस कलेक्टर जो जंक्शंस हैं दोनों को हमें या तो वर्किंग करना होगा या ऑफ़ करना होगा। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक वर्किंग होता है एक ऑफ होता है ना, हमेशा एक वर्किंग होगा एक ऑफ होगा। लेकिन हमें रेक्टिफायर में क्या चाहिए, या तो वर्किंग हो कम्प्लीटली या ऑफ हो, पॉजिटिव के लिए वर्किंग है नेगेटिव के लिए ऑफ है, ऐसा टाइप का चाहिए। वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में ऐसा वर्क नहीं होता। ट्रांजिस्टर में हमेशा एक जंक्शन ऑन होता है, एक जंक्शन ऑफ होता है। तो इस वजह से हम ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये इसको शॉर्ट में मेंशन कर देना, मैंने यहाँ पे लिख नहीं रहा इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ ट्रांजिस्टर कॉल्ड सो। तो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, मैंने ये आपको टॉपिक में बताया था। ट्रांजिस्टर मीनिंग, ट्रांजिस्टर एक कंपाउंड वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम बेसिकली रेजिस्टेंस को मैनिपुलेट करते हैं, करंट को मैनिपुलेट करके, और वही ट्रांजिस्टर का यूज़ है, इसी से ट्रांजिस्टर वर्ड बना है। ओके, नेक्स्ट इज इन ट्रांजिस्टर बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड वाई। तो ये वेल नोन फैक्ट है। एमिटर बेस कलेक्टर 3 जंक्शंस होते हैं और एमिटर हाईएस्ट डोप होता है, बेस जो है वो सबसे मिनिमम डोप होता है और कलेक्टर इज़ इन बिटवीन। रीज़न ये है कि बेस को हम बहुत पतला और बहुत लाइटली डोप्ड इसलिए बनाते हैं ताकि आसानी से एमिटर से चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में जा सकें। हमारा मेन एम यही है कि एमिटर से चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में जा सकें। उसके लिए बेस को बहुत लाइटली डोप होना और पतला होना ज़रूरी है, ताकि अगर वो नहीं होगा, अगर वो लाइटली डोप नहीं होगा, वो हैवीली डोप्ड होगा, तो उसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे और बेस के चार्ज कैरियर्स अपोजिट वाले होते हैं। जैसे अगर एमिटर में होल्स हैं तो बेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो होल जब बेस से गुजरेंगे तो वो बहुत सारे जो बेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत सारे होल्स को रिकम्बाइन करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हमारी करंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ताकि कम से कम इफेक्ट पड़े चार्ज कैरियर्स पर जो कि एमिटर से आ रहे हैं, इस वजह से बेस में चार्ज कैरियर्स का नंबर कम होना चाहिए। और डोपिंग का सीधा सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कम डोपिंग मतलब कम चार्ज कैरियर्स, राइट। तो इस वजह से बेस को बहुत कम डोप किया जाता है और बहुत पतला बनाया जाता है। वो उसका रीज़न भी सेम है। अगर ये भी पूछा जाता है कि वाई इट इज़ वेरी थिन,
तो उसका रीज़न भी सेम है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई एमिटर इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड एंड कलेक्टर इज़ रिवर्स बाइज्ड इन अ ट्रांजिस्टर। तो ओके, तो ये ट्रांजिस्टर का फैक्ट है, हम जानते हैं इसमें दो जंक्शन होते हैं, एमिटर बेस और दूसरा बेस कलेक्टर। एमिटर बेस फॉरवर्ड होता है, बेस कलेक्टर रिवर्स होता है। तो क्यों ऐसा? एमिटर से हमारा एम क्या है? हमारा एम ट्रांजिस्टर में ये है कि हम एमिटर से चार्ज कैरियर को एमिट करना है और कलेक्टर उसको कलेक्ट करता है। तो एमिटर सेंड कर रहा है चार्ज कैरियर को और कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब एमिटर वाला फॉरवर्ड हो और कलेक्टर वाला रिवर्स हो, क्योंकि कलेक्टर को एमिट नहीं करना है। जब फॉरवर्ड होता है तो वहाँ से करंट निकलती है, हमें कलेक्टर पर करंट को कलेक्ट करना है, तो इस वजह से उसे रिवर्स करना पड़ता है। एमिटर को फॉरवर्ड करना पड़ता है क्योंकि वो चार्ज कैरियर दे रहा है, कलेक्टर को रिवर्स करना पड़ता है बिकॉज वो चार्ज कैरियर को कलेक्ट कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये लास्ट पार्ट का आंसर है। ओके, तो जैसे भी ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने टॉपिक्स में समझाई हुई हैं, कुछ नई चीज़ें आई थी उनमें से मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दी हैं। फिर भी शॉर्ट में सारे आंसर्स को एक अच्छे से समझ के यहाँ पे शॉर्टेस्ट वर्ड्स में अपने लिख ले रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन अ ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ 50, कैलकुलेट एल्फा। तो अल्फ़ा और बीटा का एक सिंपल सा रिलेशन होता है विच इज़ बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा 50। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 50 माइनस 50 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इक्वल्स टू 50 अपॉन 51, और ये आएगा लगभग 0.98 समथिंग आंसर। और अल्फ़ा और बीटा की कोई यूनिट नहीं होती है और कोई डायमेंशन नहीं होती, तो कोई यूनिट नहीं आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट एमिटर करंट फॉर आई बी दिस बीटा दिस। एमिटर करंट, ओके, बीटा का फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट आई सी अपॉन इनपुट करंट आई बी। तो यहाँ से आई सी आ जाएगा 1000 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 राइट एम्पियर। ओके, या 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। और एक एमिटर करंट का फॉर्मूला होता है आई सी प्लस आई बी। तो आई सी है 20 मिली एम्पियर यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस बेस करंट है 20 माइक्रो एम्पियर यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, इन दोनों को ऐड कर देना है, ये लगभग कितना आएगा, यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया सपोज, तो अंदर बचेगा 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी 0.002 3। ओके, तो ये हो गया 2.002 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर एंड कलेक्टर करंट इज 3 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ बीटा आई ई एंड अल्फा। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें बेस करंट दी हुई है 100 माइक्रो एम्पियर यानी 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। कलेक्टर करंट इज 3 मिली एम्पियर यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो बीटा निकालना है, बीटा का सिंपली फॉर्मूला है आई सी अपॉन आई बी यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये हो गया 30 बीटा आ गया आंसर। और फिर हमें निकालना है अल्फ़ा, और उससे पहले आई ई का फॉर्मूला होता है आई बी प्लस आई सी, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर माइनस 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 इंटू 10 टू द पावर 10, ओके नहीं 30, 10 माइनस 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 यानी ये हो गया 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। ओके, अब हमें निकालना है अल्फ़ा, ये सेकेंड आंसर। नाउ वी नीड अल्फ़ा। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है आई ई आई सी अपॉन आई ई। तो आई सी था हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और आई ई है 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 यानी ये हो गया 30 अपॉन 31। ओके, 30 अपॉन 31, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, लगभग आएगा 0.97 के आसपास। नेक्स्ट आंसर। ओके, इसके बाद पूछा है a change of 20 microampere in base current produces a change of 0.5 milliampere in the collector current, calculate beta AC। बीटा AC का फॉर्मूला होगा, ये सेकेंड पार्ट है, बीटा AC इक्वल्स टू
डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ओके, डेल्टा आई सी हमें कितना दिया है, कलेक्टर करंट में चेंज आता है 0.5 मिली एम्पियर, तो ये है 0.5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी 20 माइक्रो एम्पियर, 20 10⁻⁻6। सो ये हो गया -3 4 × 10⁻⁴ यानी 10/4 2.5। ओके, आंसर 2.5 ना, एक सेकेंड, 540 नो ये 5 आएगा, 5 आएगा, ये 100 हो जाएगा, 25 आंसर आएगा, 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर मोड, आर नॉट यानी आर आउटपुट इज दिस, इनपुट इज दिस, आई सी इज दिस, आई बी इज दिस, वोल्टेज गेन कितना होगा? वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। ओके, और ठीक है, वोल्टेज आउटपुट का फॉर्मूला करंट आउटपुट, और आउटपुट करंट होती है कॉमन एमिटर में कलेक्टर, तो कलेक्टर करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का मतलब बेस करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। आई सी इज़ 1 मिली एम्पियर यानी 10⁻⁻3, आर नॉट इज़ 4 किलो ओम यानी 4 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय आई बी इज़ 20 माइक्रो एम्पियर 20 × 10⁻⁶, आर इनपुट इज़ 1 किलो ओम यानी 10⁻3। ये हो गया 10⁻3/5, 3/5 यानी 200 वोल्टेज गेन, आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। फॉर गिवन कॉमन एमिटर बाइजिंग सर्किट, इफ वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर इज 12 वोल्ट, कलेक्टर एमिटर, ओके, कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस 12 वोल्ट है, करंट गेन इज 100, बेस करंट इज दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी। ओके, तो ये हमें कौन सा सर्किट दिया है? कॉमन एमिटर है, यहाँ से दिख रहा है हमें क्लियरली कॉमन एमिटर है। ओके, VCC, ठीक है, VCC प्लस। ओके, तो सपोज यहाँ पे करंट है IC, यहाँ पे करंट है IC आउटपुट करंट, और ये वोल्टेज हो जाएगा VCE, और ये आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज VCE और IC में KVL लगाते हैं, या सिंपली ऐसे समझ लो कि आउटपुट और इनपुट वाला कंसेप्ट है। तो जो आउटपुट है, या ये आउटपुट नहीं एक्चुअली, यहाँ पे जो वोल्टेज है VCC बोल देता हूँ मैं इसे, ये VCC जो वोल्टेज है कलेक्टर वोल्टेज, ये हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो VCE वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है और एक RC में वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करा रहा है, यानी VCC इक्वल्स टू VCE प्लस IC RC। ओके, और हमें RC फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो RC इक्वल्स टू हो जाएगा VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय IC। हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे इसके लिए? VCC हमें दिया है और कलेक्टर एमिटर यानी VCE भी दिया हुआ है, लेकिन हमें IC नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें दिया हुआ है यहाँ पे बीटा और बेस करंट। तो बीटा का फॉर्मूला होता है IC अपॉन IB, तो यहाँ से हम IC निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू है 100 और IB की वैल्यू 0.04 मिली एम्पियर, यानी हो गया 4 × 10⁻³ एम्पियर। ओके, अब हमें सारी चीज़ें पता है, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो RC इक्वल्स टू VCC इज़ 20 माइनस VCE इज़ 12, और ये 4 × 10⁻³ ये हो गया 8/4 10⁻³ यानी 2000 ओम, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिवन ट्रांजिस्टर सर्किट द बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, collector current is this, can this transistor circuit be used as voltage amplifier? Your answer is okay। तो वोल्टेज एम्पलीफायर तब यूज़ होगा जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम
दोनों निकाल के देख लेते हैं, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। इनपुट में 5.5, ओके, VBE RP दिया है अपने को, हाँ ठीक है, RP 500, ओके। तो V इनपुट होगा यहाँ पे, V इनपुट KV लगा रहे हैं, V इनपुट इक्वल्स टू, दो चीज़ों में V इनपुट यूज़ हो रहा है, एक तो VBE में प्लस IB RB, यानी इनपुट रेजिस्टेंस RB के वोल्टेज ड्रॉप में। तो यहाँ से VBE की वैल्यू आएगी VI माइनस IB RB। IB RB हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। IB है 10 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻5 एम्पियर, RB है 500 किलो ओम, तो 5 इंटू 10⁻⁵, तो ये से कैंसिल आउट, ये VI आ गया -5, VI -5। ओके, VCE निकालते हैं। VCE के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है, VCC सपोज ये आउटपुट वोल्टेज है 5.5, ओके होल्ड ऑन, ठीक है, VCC आउटपुट वोल्टेज, और ये हमें दो चीज़ें देगा, VCE देगा प्लस ICRC यानी RC पर वोल्टेज ड्रॉप देगा। तो यहाँ से VCE यानी आउटपुट आ जाएगा VCC माइनस ICRC। IC है 5.2 मिली एम्पियर, 5.2 मिली एम्पियर इंटू RC है कितना है, RC इज़ 1 किलो ओम, 10⁻³ कैंसिल आउट, ये आ गया VCC माइनस 5.2। ओके, अब हमें यहाँ पे इनपुट V इनपुट और VCC की वैल्यू लगानी है। ये VBE तो हो जाएगा मतलब जो एक्चुअल इनपुट है, VC हो जाएगा एक्चुअल जो आउटपुट हमें लेना है। तो AV का फॉर्मूला होगा VCE डिवाइड बाई VBE। ये ग्रेटर देन 1 आना चाहिए तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, अगर लेस देन 1 आ रहा है या इक्वल टू 1 आ रहा है तो ये एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। तो अब हमें यहाँ पे VI और VCC की वैल्यू चाहिए। तो सर्किट को ध्यान से देखो, VCC तो हमें ये दिया हुआ है क्लियरली 5.5, लेकिन V इनपुट क्या है। अब इस सर्किट में ये VCC जो है यही आगे जाके देखो इनपुट से कनेक्ट हो रहा है, यही आगे सर्किट जो जाके है इनपुट से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो रहा है यहाँ से भी। तो ये इनपुट भी हमारा 5.5 के बराबर है, यानी दोनों वैल्यू हमें V इनपुट और VCC 5.5 दी हुई हैं। तो ये हो गया 5.5 माइनस 5 और ये 5.5 माइनस 5.2, तो ये आ गया 0.5, ये आ गया 0.3, यानी 0.3 डिवाइड बाई 0.5 यानी 3/5 विच इज़ लेस देन 1, यानी इट कांट बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। Okay, next question. Two amplifiers are connected one after the other in series. Series को cascaded system भी बोलते हैं. The first amplifier has a voltage gain of 10, second has a voltage gain of 20. If the input signal is 0.01 volt, आउटपुट सिग्नल कितना होगा। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कम्पिटिटिव पर्पज़। इसके लिए याद रखना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज gains are multiplied। नेट गेन निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेट वोल्टेज गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन ऑफ 1 एंड वोल्टेज गेन ऑफ 2। तो नेट वोल्टेज गेन हो जाएगा 10 इंटू 20, दैट मीन्स 200। तो नेट वोल्टेज गेन इक्वल्स टू नेट आउटपुट अपॉन नेट इनपुट। तो नेट आउटपुट इक्वल्स टू 200 इंटू नेट इनपुट। नेट इनपुट इज 0.01 वोल्ट, तो ये आ गया 2 वोल्ट आंसर। ओके, तो ये जो फैक्ट है इसमें, इस फॉर्मूले को अलग से लिख लेना डायरी में, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलने की ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत रेयरली इस पर क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ सकते हैं, तो इसलिए स्पेशली इसको अलग से लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो सर्किट सिंबल ऑफ लॉजिक गेट एंड 2 इनपुट वेवफॉर्म्स आर शोन। Name the logic gate and write its boolean expression, write truth table and give output.
ओके, तो ये सर्किट दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो गेट है, यहाँ पे देखो ये नॉट लगा हुआ है, सिंपली ये एंड है और प्लस नॉट लगा हुआ है, तो ये सर्किट कौन सा है? नैंड। तो पहला आंसर तो ये हो गया, नैंड लॉजिक गेट है ये। दूसरा हमें ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी, ट्रुथ टेबल। तो नैंड के लिए ट्रुथ टेबल क्या होती है? बी पार्ट, ए बी इनपुट, वाई आउटपुट। तो इनपुट विल बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड का मतलब 0 इंटू 0, फिर उसका नॉट करेंगे 1 आ जाएगा। 0 इंटू 1 0 1, 1 इंटू 0 0, आउटपुट उसका 1, 1 इंटू 1 1 0। ये हो गई ट्रुथ टेबल आंसर। नाउ इसका जो हमें इनपुट दिया है, इसका आउटपुट का आउटपुट वेव फॉर्म। ओके, तो इनपुट क्या क्या है? ए इनपुट है 0, ये 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0, ये है 0 0 और 1 1। ओके, तो हमें यहाँ पे पता है जब दोनों 1 होते हैं तो 0 आता है, अदरवाइज़ हमेशा 1 आएगा। नैंड में दोनों 1 हैं तो 0 आएगा, अदरवाइज़। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0 1 1 1 के लिए 0 0 1 के लिए 1 1 1 के लिए 0 0 0 के लिए 1, सॉरी 1 1 के लिए 0 आएगा, अदरवाइज़ हमेशा 1 आएगा। 1 1 के लिए 0 1 1 0 1 1 0, ओके 1 1 1 1 0। ये हमारे पास आउटपुट आएगा। अब इसको वेव फॉर्म में बनाना है, तो आउटपुट आया है y इक्वल्स टू 1 0 1 0 5 टाइम्स 1 0 1 0 1 0। ओके, इसका आउटपुट बनाते हैं। पहला है 1, तो पहले 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स 1, फिर 0, तो 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0। ये आउटपुट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, राइट डाउन द आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी, यानी बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है इसका। तो देखो यहाँ से ये नैंड गेट है, ये ए इनपुट आ रहा है, तो यहाँ पे इनपुट ए, यहाँ पे इनपुट ए, तो एंड की वजह से होगा ए डॉट ए होता है ए, फिर नॉट लगा हुआ है, नैंड है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद है नॉर, तो और में हम ऐड करते हैं तो ए बार प्लस बी बार होगा, फिर नॉर में एक नॉट और लगा देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वाला सिग्नल जो आ रहा है वो सिंपली बी सिग्नल है, और फिर यहाँ पे और लगा हुआ है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। डी मॉर्गन थे हमसे, ये हो जाएगा ए बार बी डबल बार प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस सॉरी ए इंटू बी प्लस बी, यहाँ से बी कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस ए, 1 प्लस समथिंग इज़ 1। ओके, तो आंसर आएगा बी। 24, बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा प्रूव दैट दिस इज ट्रू। ओके, सो ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ओके, तो ए बार बी प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा ए, अंदर बचेगा बी प्लस बी बार, एंड बी प्लस बी बार क्या होता है? बी प्लस बी बार इज़ 1, बी प्लस बी बार इज़ 1, राइट। ओके, ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए, ओके, और प्लस बी, वन प्लस ए 1,
ए प्लस ए बार ये 1 होगा, तो यहाँ से हम ए बार इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस ए बी माइनस ए बी। ओके नहीं, ओके ऐसा करते हैं, इसमें ए बी अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ए प्लस ए इज़ ए, तो हम सेम बूलियन एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए बी में हमने एक्स्ट्रा एक ए बी अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से हमने ए कॉमन लिया था, इन दोनों में से हम बी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से हम बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार इज़ ऑल्सो 1, तो ये आंसर आ गया ए प्लस बी विच इज़ आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। Okay, question number 25. Given electrical circuit is equivalent to which logic gate? Also draw its symbol and truth table. Okay, तो ऑफ का मतलब होता है 0, ऑन का मतलब होता है 1, ठीक है। तो ए बी वाई, अगर दोनों 0 हैं तो क्या होगा? अगर बल्ब ऑन हुआ तो 1 होगा, बल्ब ऑफ है तो 0 होगा, ठीक है। और 0 का मतलब ओपन सर्किट भी होता है, तो ओपन सर्किट या क्लोज, ओपन सर्किट का मतलब स्विच क्लोज है, स्विच ओपन है और ये क्लोज्ड, ठीक है। तो दोनों जब 0 हैं इसका मतलब ए और बी दोनों जो स्विच है अभी काम नहीं कर रहे, स्विच ऑफ है बेसिकली, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें बल्ब जो है वो जलता हुआ नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अब अगर हम 0 1 करते हैं, यानी एक को ऑफ रखा है एक को बंद कर दिया, एक को बंद करेंगे तो करंट फ्लो होना बल्ब में स्टार्ट हो जाएगी और बल्ब ग्लो करेगा, यानी हमें आउटपुट मिलेगा। और दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, अब अगर मैं बी को बंद कर देता हूँ, ए को क्लोज कर देता हूँ, तब भी करंट फ्लो होगी, तब भी हमें आउटपुट मिलेगा। अगर मैं दोनों को बंद कर देता हूँ, दोनों को ऑन कर दिया, तब भी हमें आउटपुट मिलेगा, बल्ब जलेगा। तो ये हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। ओके, और ये किस लॉजिक गेट को शो कर रहा है? ये y इक्वल्स टू ए प्लस बी बूलियन एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, और ये होता है और गेट के लिए, और और गेट का सिंबल है ये। ओके, नेक्स्ट इज, ये हमें लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है या बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, इसकी हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। ओके, तो इसका मीनिंग है सिंपली ए एंड बी, ए एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए बी, और का मतलब होता है प्लस, तो ए बी प्लस। ओके, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस वन एंड 1 प्लस समथिंग इज़ 1, तो ये आ जाएगा बी, यानी जो आउटपुट है इसका वो सिर्फ बी के बराबर आएगा, जो भी बी की वैल्यू है वही आउटपुट हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी, तो ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, जो भी बी की वैल्यू वही आउटपुट आएगा, यानी 0 1 0 1, ये आउटपुट हो गया। ओके, नेक्स्ट 27, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स P and Q and the given circuit, also write down the relation between A, B and X. ओके, तो P वाला है NOR, Q वाला है AND। अब रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन आएगा, ये A इनपुट यहाँ पर और ये B इनपुट, तो ये हो गया A प्लस बी बार, और यहाँ पर इनपुट है B, ये है NAND, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस बी बार डॉट B, तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी बार डॉट बी। ए प्लस बी बार को ले सकते हैं हम डी मॉर्गन थ्योरम से, ए बार डॉट बी बार, और ये डॉट बी, एंड ए डॉट ए बार होता है 0, तो बी डॉट बी बार हो जाएगा 0, यानी आंसर आ जाएगा 0, यानी इसमें आउटपुट हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राइट डाउन द इक्विवेलेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय गिवन सर्किट। इक्विवेलेंट फंक्शन यानी बूलियन फंक्शन बताना है इसमें। ओके, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, ये बी इनपुट, ये सी इनपुट, ये नैंड सर्किट है, यानी यहाँ पे आंसर आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये फिर नॉर सर्किट है, इसका मतलब हुआ ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ए बी कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो गया ए बी बी सी, एंड ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, तो बी डॉट बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा
ABC, इसका आंसर है ABC। नेक्स्ट 29, इफ़ इनपुट्स A and B आर inverted before entering into NAND gates as shown in diagram, write down the logical symbol and truth table by using ठीक है ये दिस ओके ए बार बी बार ओके ठीक है। तो हमें सबके लिए ट्रूथ टेबल बनानी है, ए बी ए बार बी बार वाई। तो ये हो सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 करेंगे तो ए बार हो जाएगा 1, बी बार हो जाएगा 1, ये 1 0 0 1 0 0, और ये ए बार ये बी बार, ये फिर से एंड, तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी, यानी हमें और करना है बेसिकली। तो 0 + 0 का 0, 0 + 1 का 1, 1 + 0 का 1, और 1 + 1 का भी 1। ये इस पूरे केस का ट्रूथ टेबल हो जाएगा आंसर।